आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जहां एक जाने भारतीय मीडिया जंगी माहौल बना रहा है, भारतीय सरकार पाकिस्तान पे बगैर सबूतों के बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है और कश्मीर में ऑपरेशन मकामी लोगों के खिलाफ तेज तर हो गया है, इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। वहीं पहलगाम वाक़ये के 7 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक किसी किस्म का कोई सबूत, कोई एविडेंस पाकिस्तान के सामने नहीं रखा गया। सिर्फ एक जंगी जनून है कि जिसका प्रचार इंडियन मीडिया पर हो रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं। 7 दिन गुजर जाने के बावजूद भारत की तरफ से कोई सबूत तो सामने नहीं रखे गए, लेकिन अब से कुछ देर कबल भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को ऑपरेशनल फ्रीडम की खुली इजाजत दे दी है। नाउ the Indian forces have complete operational freedom to decide mode, target and timing of India's response। जबकि पहलगाम वाक़ये के बाद पाक फौज की जानिब से पहली जामे और ठोस सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग, नेटवर्क्स, फौजी जवानों और मासूम लोगों पर होने वाले जानलेवा हमलों का सबूत के साथ हवाला दे रहे थे। DGISPR की जानिब से बताया गया कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द नेटवर्क चला रहा है और दहशतगर्दों को मिलिट्री समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए मवाद फराहम कर रहा है। कि किस तरह इंडिया हैज बीन फाउंड टू ऑपरेट ए टेरर नेटवर्क इनसाइड पाकिस्तान। आज हम एक नेटवर्क की निशानदेही करेंगे और इररिफ्यूटेबल एविडेंस पेश करेंगे। दिस इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म दैट इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड बाय इंडिया। 25 अप्रैल इंडियन ट्रेन्ड एंड स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अब्दुल मजीद वाज एप्रीहेंडेड नियर जेलम बस स्टैंड। इसके पास से एक आईडी करीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीस कैश। तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद, वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद। ये जो इंडियन ट्रेन्ड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। जब उसको वो पहली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस टेररिज्म के लिए देता है तो उसको ये कह रहा है कि ये मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा है। तो दिस इज अ डेड ड्रॉप, जहां पे किसी के जरिए उसने वो आईडी पहुंचाई है और ये दहशतगर्द को कह रहा है कि तुमने यहां से उठानी है। मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। ये है वो 4 कैरेक्टर। द मेन हैंडलर जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, दिस इज ए सर्विंग मेजर संदीप वर्मा, जो कि समीर के नाम से भी आपको लोग पहचानता है। ही इज द ऑफिसर कमांडिंग ऑफ इंडियन आर्मी और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। इसके साथ सूबेदार सखवंदर है, हवलदार एक और सर्विंग नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार अमीत की शक्ल देख सकते हैं, और ये आप एक और यूनिफॉर्म में एक और इंडियन आर्मी सोल्जर की शक्ल देख सकते हैं। दीज आर दी पीपल अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं। आपको खबर देते चलें कि नन ऑफ दिस इज वेरी शॉकिंग, क्योंकि हमें अजित डोवल की ऑफेंसिव डिफेंसिव पॉलिसी और स्ट्रैटेजी का बहुत देर से पता है कि जिसको अमली जामा भारत कई दिहाइयों से पहना रहा है। DGISPR ने आज खुले अल्फाज में तमाम तर सबूत जो हैं वो सामने रख दिए हैं। ऑडियो विजुअल्स स्क्रीन पर दहशतगर्दों के नाम दिखाए गए हैं। दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म सेल चलाने वालों में हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा की जिसकी शनाख्त समीर के नाम से की जाती है और जो गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में तैनात है। इसके अलावा देखा जा सकता है कि कैसे सूबेदार सुखंदर और हवलदार अमित और भारतीय फौज के यूनिफॉर्म में एक और शख्स भी मौजूद हैं। DGISPR ने दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के लिए भारतीय फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर से होने वाली गुफ्तगू भी सुनवाई, जिसमें वो उन्हें हदायत दे रहे हैं। मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया। तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। Just hear what is being said by Indian serving major. He is telling कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं।
This is what you call an irrefutable evidence of state sponsored terrorism. पहली ये आईडी जो सी है, सूबेदार सखवंदर क्या उससे बातें कर रहे हैं। कोई ਝੋਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसी कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है। ਜਿੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲकुल बुरे तरीके ਨਾਲ फैल जाए। सही है, सही है। अभी जैसे बरनाला से निकलोगे जाते जाते ना बस स्टैंड देखना, अच्छा सा कोई बस स्टैंड जहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो जाए उस तरीके से, सही है, ठीक है ना, नजर मार लेना तो क्योंकि इजी हो जाए और जल्दी हो जाए और आप ही निकल जाओ तो बस स्टैंड पब्लिक एरिया पक्का देखना। These are serving junior commissioned officers of the Indian Army कि बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हो, क्या कह रहे हैं, I want civilian casualties, public place, I want news, state sponsored cross border terrorism जो इंडिया कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जाओ और यहाँ पे लगाओ। और ये कौन है, ये रॉ नहीं है जेंटलमैन, दिस इज इंडियन आर्मी। लुक एट द प्रोफेशनलिज्म एंड कंडक्ट ऑफ दिस आर्मी। ये उनके अफसर और जेसीओज और सोल्जर्स कर रहे हैं, ये काम करवा रही है उनकी हुकूमत अपनी फौज से। हमें साबिक डीजी आईएसपीआर ने बताया था जब कुलभूषण यादव रंगे हाथों पकड़ा गया था, योर मंकीज विद अस, भारत को पैगाम दिया गया था, एंड इट टर्न्स आउट वी गॉट मेनी मोर मंकीज विद अस, क्योंकि अब डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हमें इनके नाम बता रहे हैं और एज वी स्पीक 3 पाकिस्तानी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी। अगले 48 घंटे भी अहम तरीन हैं एंड ऑल आवर फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज दहशतगर्दों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का हवाला भी दिया और भारतीय दहशतगर्दों को बताया कि किस तरह उनको खबर चाहिए, मीडिया की कवरेज चाहिए। उनका कहना था कि दरअसल भारत की रियासती दहशतगर्दी के पीछे भारतीय रियासत का कंट्रोल करदा मीडिया है और सोशल मीडिया है, जिसकी झलक अभी भी सब देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाकया करो और फिर इसको मजीद उछालो ताकि दुनिया को यह बताया जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। मगर आपको बताते चले, अब से कुछ देर पहले रशिया की तरफ से भी पाकिस्तान और भारत को रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करने का कह दिया गया है। रशिया वेरी क्लोज, हिस्टोरिकली वेरी क्लोज टू इंडिया। इंडिया का कोई भी दोस्त, कोई भी एलाय, कोई भी दरीना दोस्त जो है वो भारत की ये ख्वाहिश कि पाकिस्तान पे अंधाधुंध अटैक कर दिया जाए उसे कबूल नहीं कर रहा। ना ही कंडेम किया गया है पाकिस्तान को और ना ही इंडिया का मौक़िफ़ और बयानिया कोई भी मुल्क अपनाने को तैयार है। रशिया की तरफ से भी भारत को रिस्ट्रेन की हदायत जारी कर दी गई है। नाज़रीन, डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये वीडियो भी बतौर सबूत आज पेश की गई है कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को ट्रेनिंग किस तरह की जा रही है। अब ये इंडियन हैंडलर उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसे वीडियो भेज के ये आईडी आपने इस्तेमाल कैसे करनी है। जब ये आपको इस हालत में मिलेगा, जब आपको इसको यूज़ करना है, आपने इसको हटाना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है और इसको ये चुम्बक है, इसको जहाँ आपको बताया जाएगा चिपका देना है। अगर आपको अपने पास रखना है इसको, तो इसको इससे अलग करके इस हालत में अपने पास रखना है। These IDs are transported by drones. आपने ड्रोन देखा जिसे घर से मिला, ये आती कैसे? So they are drones जो ये मैग्नेटिक IDs और अदर IDs वहां से भेजते हैं, ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले फरामोश सबूत रख चुका है और अब देखना यह है कि दुनिया पाकिस्तान की जानिब से इस मुस्बत काविश को, इस एविडेंस को कैसे देखती है। ताहम पहलगाम वाक़ये के बाद भारत के सिंतास मुआहिदे की मअतली के एक तरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तंकीद का सामना है। मारूफ आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदी सरकार के इस इकदाम को इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को एक तरफा इकदाम पर नजरसानी करनी चाहिए। माहौलियाती खतरात बढ़ रहे हैं। एक तरफा इकदाम भारत की अपनी आबी सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह हैं। माजी में तनाज़ात के बावजूद सिंतास मुआहिदा अमन की बुनियाद रहा है। नाज़रीन, आज सेनेट में भी पहलगाम वाक़ये के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से ऐवान को आगाह करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का यह कहना था कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।
ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। आई कैन नाउ अश्योर दिस हाउस के पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। इतवार को वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उन्होंने अब दुनिया को ऑफर कर दी कि आओ इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो इसकी, और जो सबूत इंडिया देता है दे सबूत, और हम भी देखते हैं। तो ये अगर हमारा खुदा न खास्ता दामन साफ ना हो तो इतनी बड़ी ऑफर नहीं की जा सकती। तो मैं इस हाउस को ये अश्योर कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक सेल्फ मेड कोई मामला है, या अगर वाकया हुआ भी है तो फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि दुनिया में किसी जगह पे भी कोई खराबी हो तो वो उसका मूर्त इल्जाम हमें ठहराया जाए। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान सफारती सतह पर राब्ताकारी मुहिम का आगाज कर चुका है। नायब वजीर आज़म एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की जानिब से 8 ममालिक के वज़राए खारजा से राब्ता करके उन्हें एतमाद में लिया गया है, कि जिसकी तफसील आज वो ईवान में दे रहे थे। हमने सऊदी अरेबिया, अमारात, यूएई, कतर, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अजरबैजान, कुवैत, बहरीन और हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ इनको मैंने जाती तौर के ऊपर आई वॉक देम थ्रू व्हाट हैपेंड, इंडिया की साइकी, इंडिया की हिस्ट्री, जो हमारे खदशात हैं कि इंडिया के क्या अजाइम पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ ममालिक खुद रब्ता कर रहे हैं बात करने के लिए, कुछ को हमने मैसेज दिए हैं, उनको शेयर किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में लिया जा रहा है। चाइना और तुर्किया ने इन्होंने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया है और उन्होंने बिल्कुल अश्योरेंस दी ऑल वेदर फ्रेंड होने के नाते कि हम आपके साथ हैं। तुर्की के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं सारी चीज। यानी भारत की साइकी, भारत की तारीख, हिस्ट्री, भारत के अजाइम, इन सब चीज़ों से पाकिस्तान दुनिया को आगाह कर रहा है। चीन और तुर्की भी बड़ा क्लियर और वाज़ेह स्टांस लिए हुए हैं, हम आपके साथ हैं। चाइना ने भी कैटेगोरिकली इन ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस कोऑपरेशन को रीइटरेट किया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज ये भी कहना था कि अमरीका ने मुतफ़िक़ा तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी की है कि जिसमें पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने 2 एतराज़ात भी उठाए हैं, लेकिन इसमें मुत्तहिदा मज़ामत फोरम की मज़म्मत की गई है और दूसरा पहलगाम के साथ जम्मू और कश्मीर भी लिखा गया है। 2 एटमी ताकतों के माबैन पैदा होने वाली इस कशीदा सूरत हाल में एक मुस्बत पहलू ये है कि तमाम सियासी जमातें अपने अपने इख्तलाफात बलाए ताक रखकर एक पेज पर हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी पैगाम दिया है कि इस मुश्किल वक्त में वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब आज बिल्कुल कैटेगोरिकल लफ्जों में ये कहा है, नरेंद्र मोदी के इक़दामात में पूरी कौम को हिंदुस्तान के खिलाफ यकजा कर, हम मुतहद हैं इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ। हुकूमत मैटर नहीं करती है, हुकूमत फॉर्म 47 की है, हम कभी भी तस्लीम नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान का मामला है, हम बिल्कुल मुतहद खड़े हैं और पाकिस्तान पे किसी किस्म की भी जो आंच है हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और ये जो डिवाइडेड नेशन है हिंदुस्तान के खिलाफ वो मुतहद है। पाकिस्तान को इस वक्त संगीन सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान को सफारती सतह पर अपना मुकदमा जीतने के लिए किन इकदामात की जरूरत है? 3 फोर्सेज हमारी हाई अलर्ट पर हैं। क्या क्या इकदामात ले लिए गए हैं? बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी से, लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। गुज़िश्ता रोज वजीर दिफा ने पैगाम दिया था कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। अब भी हमें खबर मौसूल हो रही है कि हमारी तीनों फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हाई अलर्ट पे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स आर स्टिल क्रिटिकल। जंग का खतरा मौजूद है। इस तनाजुर में तैयारी का बताइएगा और कौमी यकजहती भी जरूरी है। नेचुरली कैटेगोरिकली जो है इसके ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है। क्या हुकूमत आने वाले दिनों में जॉइंट सेशन या फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला सकती है? शुक्रिया जी। तो मैं पहले पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, एंकर्स को, जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को, सोशल मीडिया यूजर्स को, यूट्यूबर्स को, सबको सलाम पेश करता हूं कि पाकिस्तान से यूनिफाइड वॉइस गई है। पाकिस्तान ने नैरेटिव की वॉर जीती और आज जब मैं सब हिलाली परचम लगा के आपके शो पे बैठा हूं तो मैं एज अ पाकिस्तानी बैठा हूं। कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI, MQM नहीं है। आज हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के कॉज के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम आज मुत्तहिद हैं। तो ऑब्वियसली सेनेट से एक बिल्कुल जॉइंट रेजोल्यूशन गया, कंसेंसस डॉक्यूमेंट गया। उसके बाद हम चाहेंगे, बिल्कुल इस पे बातचीत हो रही है कि नेशनल असेंबली से जाए या जॉइंट सेशन जो है बोथ हाउसेस का वो बुलाया जाए और पार्लियामेंट के फ्लोर से एक मजबूती के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो एक यूनिफाइड पैगाम दें पाकिस्तान से। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की जो नैरेटिव वॉर है पाकिस्तान को सबकत हासिल है और जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे, एंकर्स पे, चैनल्स पे जो इन्होंने पाबंदी लगाई है इंडिया ने, इसका मतलब है कि इंडिया को तकलीफ हुई है। और उनकी इनटॉलरेंस आप देखें कि जब बयानिए की जंग हार रहे हैं तो मैदान छोड़ के भाग गए, दौड़ लगा दी मैदान से।
तो ये इनका पुराना वतीरा है। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं और मजीद पार्लियामेंट के फ्लोर से मजबूत आवाज जानी चाहिए और एक मुत्तहिद आवाज जानी चाहिए। एपीसी और जॉइंट सेशन दोनों बुलाए जाएंगे। और अतातार साहब, साबिक वज़ीर आज़म के जो इस वक्त या तो सियासी मंजरनामे से गायब हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ, या फिर पाबंद सलासिल हैं इमरान खान, तो इनको एक तो आएंगे खैर से, दूसरे को ऑन बोर्ड लिया जाएगा जिस तरह पीटीआई चाहती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज भी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गाहे बगाहे इश्यूज के ऊपर बात करते रहते हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी बात की और हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किए और पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, तो उनका तो किरदार सबके सामने है। और मैं देखिए बाकी जो कोर्ट केसेस हैं, इमरान खान साहब पे एक कन्विक्शन है और एक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता इस सिचुएशन को देखते हुए। तो उनकी पार्टी की पार्लियामान के अंदर मौजूद प्रेजेंस जो है उसके जरिए उनकी आवाज जा रही है और वो जब चाहते हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं अपना बयानिया बनाने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए। तो इस इशू पे भी उनको चाहिए, इज मोस्ट वेलकम कि वो सोशल मीडिया पे इस इशू पे बात करें और अपना पैगाम दें। और पैगाम तो उन्होंने दे दिया है। इमरान खान ने आज कहा है कि गो के हम हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, मगर भारत के मामले पर हम हुकूमत के साथ हैं। तो मैं तो बड़ी समझता हूं बड़ी अच्छी बात है, उनकी पार्टी भी बड़ा रिस्पॉन्सिबली इस पे एक्ट कर रही है और ये मौका भी ऐसा है कि सबको यकजुबान होना चाहिए और तनकीद से गुरेज करना चाहिए। अभी भी अलीमा खान साहबा कभी कभार बात करती हैं, हमारे यूथ सब करते हैं। जब पुलवामा हुआ था तो हमने तो कोई बात नहीं की थी, हम तो इनके साथ थे हुकूमत के और मुकम्मल तौर पे इनकी हिमायत में हमने हमेशा बात की थी बड़ी रिस्पॉन्सिबली। तो इंडिया के अंदर से वॉइसेस ऑफ डिसेंट जरूर उठ रहे हैं, बट इससे रिफ्रेन करना चाहिए और हमें जिस तरह हम यूनाइटेड हैं हमें इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मजीद इस बयानिए को तकवीत देनी चाहिए कि पाकिस्तान से सिर्फ एक ही आवाज जाए और वो यही जाए कि पाकिस्तानी किसी भी इवेंचुअलिटी से डील करने के लिए और बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये बता, आपने अदम बर्दाश्त की बात की, वो तो भारत में चीख चीख के मुंह चढ़ा के बोल रहा है, मगर अभी तो उनका यही पैगाम है। इंटरनली भी हम देख रहे हैं सारी ऑपोजिशन इकट्ठी है, लेकिन भारत के खिलाफ सियासी इत्तेहाद में हुकूमत खुद नहीं कहीं रुकावट ना बन जाए, क्योंकि खान साहब की बहनें आज भी यही कह रही थी कि हमें मुलाकातों से रोका जा रहा है। भारत के खिलाफ सियासी इत्तेहाद तो होना चाहिए और होगा, और इसको मुझे लगता है देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन कौम में तकसीम ना पड़ जाए किसी बात के ऊपर, बयानिया कोई और ना निकाल ले इस वीक मोमेंट के ऊपर, तो क्या हुकूमत को इस हवाले से भी पहल करनी चाहिए या केयरफुल होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुलाकातें उन्होंने किससे करनी है, कब करनी है, उनके लोग मिलते रहते हैं, उनको वो उनका इंटरनल मैटर है कि वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते। मैं नहीं समझता कि मुलाकातों का मामला इतना अहम है कि इसको इंडिया की सिचुएशन से जोड़ा जाए। बड़ी अजीब सी बात होगी। तो जब बयानिया बनाना होता है तो वो तो फिर पूरी पार्टी उनकी यकजुबान होकर बात करती है। तो इस इशू पे भी मैं समझता हूँ कि उनको मजीद बयान देने चाहिए और सामने आना चाहिए। जहां तक मुलाकातों की बात है तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात में मिलते हैं और वो कौन मिलता है कब मिलता है वो उनका अपना इंटरनल मैटर। और अतातार साहब, इट सीम्स कि हमारे पास भारत के कई और बांदर हैं। वी हैव मेनी मोर मंकीज। आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम साबिक डीजीआईएसपीआर ने हमें कुलभूषण यादव का कहा था भारत को, वी हैव योर मंकी, वी हैव मेनी मंकीज सर। इन बंदरों का क्या करना है? अब डीजीआईएसपीआर की प्रेस रिलीज इतने सबूत और एविडेंस के साथ आई है। व्हाट फोरम आर वी गोइंग टू रेज दिस ऑन? इंडियन डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान इतना एक मुझे लगता है कि अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट बन गया पाकिस्तान के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाउ कैन वी यूज दिस इन आवर फेवर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का बयानिया बहुत अच्छे तरीके से चला है और इंडिया बीइंग एन अग्रेसर और इंडिया की प्रोवोकेशन नजर आई है और पाकिस्तान ने जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का कहा है तो इंडिया के पास बात कोई नहीं करने को। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत पजीराई मिली है, पाकिस्तान के बयानिए को तकवीयत मिली है और आज जिस तरह डीजीआईएसपीआर ने भारत के दहशतगर्दी के वाकयात में पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस होने की इररिफ्यूटेबल नाकाबिले तरदीद सबूत दिए हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया है, तो रोजे रोशन की तरह अयां है कि पाकिस्तान तो फ्रंटलाइन स्टेट है दहशतगर्दी की जंग में और पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, बड़ा फाल किरदार अदा किया है। किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 90,000 लोगों की शहादतें दी हैं इस दहशतगर्दी की जंग में। और इंडिया तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता रहा है, सिखों को मरवाया यूएस में, कनाडा में, कुलभूषण यादव पकड़ा गया जो इधर पाकिस्तान में टेररिज्म की कार्रवाई में मुलव्वस था। तो आज जो एविडेंस सामने आया, भारत को तो मुंह छुपाने की अब जगह नहीं मिलेगी।
और इतनी दहशतगर्दी स्पॉन्सर करना पाकिस्तान के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर, भारत को इस पे शर्म आनी चाहिए। और एक ऐसे वाकये का जिसकी एविडेंस नहीं है, 10 मिनट में एफआईआर हो जाती है और पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगा देते हैं। तो भारत अग्रेसर भी है, स्पॉन्सर भी है टेररिज्म का, और पाकिस्तान दुनिया में एक मुल्क है जो एक दीवार है दहशतगर्दों और बाकी दुनिया के दरमियान। हमारा जब एक फौजी शहीद होता है या शहरी शहीद होता है तो वो दुनिया के सिटीजन को सेफ बनाते हुए शहीद होता है, क्योंकि ये दहशतगर्दों का मुकाबला करना ये सिर्फ पाकिस्तान के अमन के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में अमन के लिए। मगर अतातार साहब, अब इस सूरत हाल में यू नो व्हाट आर द रीजनल प्लेयर्स गोइंग टू डू? आपने वॉर गेमिंग तो की होगी अपने तहत, रोज की बुनियाद पे कर रहे होंगे, हमारी सारी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। अगेन वी आर बीइंग टोल्ड अगले 48 घंटे भी बहुत हसास हैं। चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने हमें PL-15 एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल भी फराम किए हैं। एंड इफ दिस टेंशन एस्केलेट्स तो आपकी वॉर गेम सिनेरियो में क्या हो रहा है? चाइना विल साइड विद पाकिस्तान, व्हाट विल द यूएस डू? विल दे साइड सपोर्ट इंडिया? रशिया ने अभी कहा है कि शो रिस्ट्रेंट, अभी तक कोई भी इनका इत्तेहादी या इनका एलाई या इनका दोस्त साइड नहीं ले रहा, बट व्हाट इज योर वॉर गेमिंग शो यू? देखिए, डिप्लोमेटिकली वी आर इन अ गुड प्लेस। हमें दुनिया के ममालिक ने, चाइना ने हमारी हिमायत में बयान दिया, तुर्की का बड़ा हौसला अफजा बयान आया, और दीगर ममालिक भी। अगर आप यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक से हमारी कुर्बत है, पाकिस्तान से भी हमारी कुर्बत है। तो जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीइंग अ बिग मार्केट, और पता नहीं उन्होंने क्या पेनिट्रेशन दुनिया के अंदर कर ली है कि उनको ऑल आउट सपोर्ट मिलेगी मुख्तलिफ ममालिक से, वो उनको नहीं मिली है। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली वी आर इन अ गुड प्लेस। हम नैरेटिव की डोमेन में, डिप्लोमेसी की डोमेन में हमें बड़ी बर्तरी रही है और हमें बड़ी सबकत रही है अल्लाह ताला के फजल से। और देखिए, अगर एस्केलेशन होती है तो पाकिस्तान के पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, और पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और माजी में भी करके दिखाया है। तो इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे शिकस्त हुई है, नैरेटिव डोमेन में शिकस्त हुई है, और डिप्लोमेसी के अंदर चाइना का पाकिस्तान की हिमायत करना बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान का। और एट द सेम टाइम यूएस का ये कहना कि दोनों ममालिक हमारे लिए अहम हैं और वो हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फेवर हुई है। और मेरा ख्याल है इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हो सकी। तो सर, DGIS-PR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मीडिया के सामने रखे हैं, हमारे पास भारत के खिलाफ बहुत सबूत पहले भी मौजूद हैं। लॉट ऑफ डॉसियर्स वी हैव कलेक्टेड इन द पास्ट, अगेन इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है। आपको नहीं लगता कि अब दुनिया को बावर करवाने में एज ऑफ राइट नाउ, बहरहाल हम अभी तो एक अपर हैंड है हमारा, और भारत इस अपर हैंड को आगे लेके जाने के अंदर भी एक सस्टेनेबल अप्रोच चाहिए होगी? देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, और जिस तरह भारत ने इमैच्योरली ये पूरा केस बिल्ड करने की कोशिश की। देखिए, जब आपके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, भारत के अंदर जो लोग यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा रहे हैं, तो आप उनको उसी लेवल पे डील करते हैं ऑपरेशंस के थ्रू। जो ऑपरेशंस हो रहे हैं बलोचिस्तान में या केपी में, तो आप उस सिचुएशन को डील करते हैं इंटरसेप्ट करके चीजें। तो कई दफा वो पब्लिक डोमेन में चीजें लाना उस ऑपरेशन के लिए और उस सारी काविश के लिए डेट्रीमेंटल और नुकसानदेह होता है। तो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी और उसका एक राइट टाइम था दुनिया के सामने लाने का, और वो बड़े ठीक टाइम पे DGIS-PR ने पूरी दुनिया के सामने रखी। बिल्कुल बेहतरीन टाइमिंग है। और अब हमने कमेटी भी बनाई है ये तयन करने के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना है या यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच करना है। ये एक टाइमलाइन क्या है जिसमें ये कमेटी काम करेगी? आई डू अंडरस्टैंड अशतर औसाफ साहब इसमें हैं। देखिए, अभी लीगली तो हम अपनी तैयारी हमेशा रखते हैं, और लीगली हमारी बड़ी साउंड और बड़ी अच्छी तैयारी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लीगल मामला है, इस पे वक्त आने पे अटॉर्नी जनरल और जो टास्क फोर्स है वो इस पे बात करेगी। और इंडस वाटर ट्रीटी इज अ लीगल मैटर, और हमें उसमें बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हासिल है। तो इंशाल्लाह ताला जब मौका आएगा तो इसकी लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से और हम आगे क्या इरादा रखते हैं वो वक्त आने पे इस पे रोशनी डालेंगे। एंड मिनिस्टर, मेरी खबर अभी भी यही है कि हमारी तीनों फोर्सेस अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। देयर इज नॉट अ मोमेंट ऑफ पीस राइट नाउ, वी आर वेरी मच ऑन हाई अलर्ट। तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये खतरा जो है, हाउ रियल इज दिस राइट नाउ एंड विंडो क्या है? देखिए, लेट्स होप नॉट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो हमेशा अपना दिफा करता भी है, करता रहा भी है, और उनको हमेशा धूल भी चटाई है और फैंटास्टिक कप ऑफ टी दे के भी भेजा है। तो लेट्स होप ये नौबत ना आए, मगर अगर आई तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत भी रखता है
और उसके लिए तैयार भी रहता है हमेशा। बेशक, मगर इस फैंटास्टिक कप ऑफ टी के बावजूद भी दूसरा ना समझे तो क्या करें, एक जंगी जुनून सवार है जिसकी कोई मंतक नहीं है। सो अभी फिर से 48 घंटे का बताया गया है कि हम हाई अलर्ट पे हैं, वेरी सेंसिटिव है। ये विंडो क्या है आपके नजदीक? बिकॉज कल भी 48 आवर्स का कहा जा रहा था, आज भी 48 आवर्स आ वेरी सेंसिटिव बताया जा रहा है। देखिए, सिचुएशन जिस तरह अनफोल्ड हो रही है वो आपके सामने है, और सिचुएशन जो इस वक्त है उसके मुताबिक हमारी प्रिपेयर्डनेस मौजूद है। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसपे कोई हार्ड एंड फास्ट यस और नो जो है वो नहीं होता, इवॉल्व हो रही होती है, हर घंटे बाद एक डिफरेंट सिचुएशन आ रही होती है। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल एक सिचुएशन डेवलप हुई है और उसमें पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है, और पाकिस्तान ऑल ईयर राउंड हमारी वॉर गेम्स भी चल रही होती हैं, एक्सरसाइजेज भी चल रही होती हैं। पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी पूरी दुनिया को पता है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अपना दिफा करेगा और भरपूर दिफा करेगा। तो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी सर, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने कहा है लॉट टू डू, टाइम इज लिमिटेड, फिर ये भी कहा इट्स नॉट अबाउट करंट सिचुएशन, फिर अपनी आर्मी को भी एक ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया है कि जिधर भी जाना है, अटैक करना है, जब करना है, जिस मोड और टारगेट पे करना है करें। देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी नौबत आएगी, आनी चाहिए और बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी डिफेंस कैपेबिलिटी भारत सबसे अच्छी जानता है, और सबसे ज्यादा मार भी भारत ने इस पे खाई है, हमने जहाज भी उनके गिराए हैं। तो दे नो वेरी वेल कि पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है। बहुत बहुत आई डोंट शुक्रिया। थिंक दे वुड डेयर। हमारे साथ वजीर इत्तलात अता तारसा मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हकानी साहब से। साबिक सफ़ीर, मुदर्रिस और मुसन्निफ, पाकिस्तान के एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रह चुके हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान इज पीस रियल दिस टाइम के ऑथर हुसैन हकानी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर एम्बेसडर फॉर योर टाइम। फरमाई दीजिएगा, पाकिस्तान और भारत अब एक बार फिर खौफनाक तसादुम के दहाने पर खड़े हैं और भारतीय हुकूमत हलाकतों का बदला लेने के लिए किसी बड़ी फौजी कार्रवाई का मंसूबा बना रही है और कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम भी दे दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से फौज को। अब यहाँ हमारे यहाँ भी अस्करी हुकाम हुकूमत को मुमकिना भारतीय हमले से आगाह कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक फैसले भी लिए जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट द आर्म फोर्सेस हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड ऑन दैट साइड। तो फरमाई दीजिएगा कि अब क्या होते देख रहे हैं इस हवाले से? ये टिट फॉर टैट नहीं होगा, ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। मेहर, एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ए शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। तो बात यह है कि पाकिस्तान और भारत इस मरहले पर पहले भी कई बार पहुंच चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारत में हमला होता है, पाकिस्तान में मौजूद बाज़ ग्रुप जो हैं वो ऐसे हैं कि उन ग्रुपों को रोकना पाकिस्तान के मफाद में है। बदकिस्मती से हम पूरी तरह उनको कभी भी नहीं रोक पाए। वो कुछ कर वहाँ कुछ होता है, पाकिस्तान पर फौरन इल्ज़ाम लगता है। हुकूमत जो वहाँ की होती है उस वक्त उसकी एक सियासी ज़रूरत होती है कि मुतहर्रिक हो, कुछ करती नजर आए। पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करता दिखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद या बैनुल अक़वामी जो राय आम्मा है उसकी वजह से, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मामलात फिर हल्के 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 कुछ ठंडे हो जाते हैं। इस बार सिर्फ दो मुश्किलात हैं। पहली बात तो यह है कि बैनुल अक़वामी राय आम्मा अभी तक भारत से सबूत का मुतालबा कर रही है और कोई सबूत उनको नजर उस तरह का नहीं आया जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फौरन ये फैसला कर सकें कि इस वाक़े का जिम्मेदार किसी तरह से पाकिस्तान को ठहराया जा सकता है। दूसरी मुश्किल ये नजर आ रही है कि सदर ट्रंप का एक मखसूस मिजाज है और वो ये कहते हैं कि हम दूसरों के मसाइल के अंदर कब तक उलझते रहेंगे, अमेरिका को अपने मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। तो इस बार वो आपको सरगर्मी नजर नहीं आ रही जो कारगिल के दिनों में नजर आई थी, जब सदर बिल क्लिंटन खुद बराह रास्त पाकिस्तान के वजीर आजम और भारत के वजीर आजम से मुसलसल बात कर रहे थे और चीन के सदर से बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें। और उसके नतीजे में फिर दोनों मुल्कों को इस बात पर आमादा किया गया कि वो कारगिल से पीछे हटें। और न ही इस बार वो कैफियत है कि जो मुंबई के हमलों के फौरन बाद हुई थी, जब सदर बुश ने हमसे बराह रास्त बात की थी। पाकिस्तान नई हुकूमत, पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत आई थी और सदर बुश
के आखिरी दिन थे। और फिर उसके बाद ओबामा हुकूमत भी इन चीज़ों में शामिल हुआ करती थी। 2019 में भी ट्रंप इंतजामिया, जो पहली ट्रंप इंतजामिया थी, उसने कुछ ना कुछ किरदार अदा किया था। इस बार ट्रंप इंतजामिया का फैसला है कि हम फौरी तौर पर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, इन दोनों को जरा बड़ा होने दो, इनको मैच्योरली एक दूसरे से डील करने दो। तो इसमें मिसहैप की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि मुमकिन है कि भारत इसको ये समझे कि हमारा हाथ नहीं रोका जा रहा, पाकिस्तान ये समझे कि भारत को कोई हिमायत बैनुल अक़वामी हासिल नहीं है और उसकी वजह से मामलात आगे बढ़ जाएं। लेकिन उम्मीद यही है कि माजी की तरह इस बार भी दोनों को ये समझ में आ जाएगा कि एटमी ताकतें जो एक दूसरे की पड़ोसी हों, उनको एक हद से आगे एक दूसरे के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। बेशक उम्मीद पे तो दुनिया नहीं, अब तो हमारी सांसें भी कायम है मिस्टर एम्बेसडर। लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी भारत ने कोई एक सबूत हमारे सामने ना कि दुनिया के सामने रखा है। लेकिन आज हमारे यहाँ से एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है विद एविडेंस, इंडियन डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बेनकाब किया गया है। अब क्या रद्द अमल हम एक्सपेक्ट करें? ताल्लुकात, ट्रांजैक्शंस, ट्रेस्ड कॉल्स, कम्युनिकेशंस, इट्स ऑल बीन लेड आउट। कनाडा में भी टारगेट किलिंग्स हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सबूत रखे हैं, दुनिया से किस किस्म के रिएक्शन आएगा? दुनिया यकीनन उस एविडेंस को वे करेगी। आपको याद होगा कि जब कनाडा में कत्ल और अमेरिका में कत्ल की धमकी की बातें हुई तो दोनों हुकूमतों ने रिएक्ट किया, क्योंकि उनके अपने जराए हैं, वो एविडेंस को वे करते हैं। मुंबई के बाद अमेरिकनों के पास बहुत ज़्यादा एविडेंस था कि उसमें लश्कर तैयबा मुलव्विस है, और लश्कर तैयबा के कौन कौन लोग मुलव्विस हैं उन्होंने हमें नाम तक दिए थे उनके, क्योंकि अमेरिका के पास जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है वो दुनिया में कई मिलियन टेलीफोन सुनती है और सुन सकती है, और फिर अगर वो मुख्तलिफ ज़बानों में हो तो उनके तर्जुमे भी कर सकती है। और अगर कोई चीज़ ऑन गोइंग हो, जैसे मुंबई का ऑपरेशन था, जब मुंबई ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए उस इलाके की टेलीफोन कॉल्स वगैरह सुननी शुरू कर दी और उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो उसकी वजह से उनके पास एविडेंस तो होता है। अभी तक भारत की जानिब से कोई कन्विंसिंग एविडेंस पेश नहीं किया गया। उनका कहना सिर्फ ये है, और जो लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं इस बात पे मीडिया वगैरह में, उनका भी यही कहना है कि एक तारीखी तनाजुर है कि पाकिस्तान में बैठे हुए ग्रुप इस किस्म के मंसूबों की मंसूबाबंदी करते हैं और वो माजी में उनमें शामिल रहे हैं। लेकिन खुद इस वाकये की अब तक कोई ऐसी चीज वो नहीं दे सके कि जिसके नतीजे में इसको पाकिस्तान से बराह रास्त मुंसलिक किया जा सके। अब ये कहना आसान होता है, पूरी दुनिया में ये कानून है कि अगर किसी आदमी ने माजी में कोई उसकी कोई गलती या जुर्म आप साबित भी कर दें तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप उसको मौजूदा वाकये का मुजरिम नहीं ठहरा सकते जब तक आपके पास नया सबूत ना हो। वैसे भी पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद सालों में काफ़ी कोशिश की है मुख्तलिफ ये जिहादी ग्रुपों को कंट्रोल करने की, और दुनिया उससे वाकिफ है, खासतौर पे अमरीकन। तो इसीलिए इस बार थोड़ा सा मुतालबा कि जो सबूत दिया जाए वो ज़रा पक्का हो, वो ज़्यादा है। और भारत की जानिब से अभी तक एक हफ्ते के बाद ये सबूत नहीं आया। लेकिन उनसे जो दूसरी गलती मेरे ख्याल में हुई है वो ये कि उन्होंने नी जर्क रिएक्शन फौरन कर दिया। यानी अभी हमला हुआ ही था कि चंद मिनटों के अंदर अंदर उन्होंने उसको पाकिस्तान के दरवाजे पर लाकर डालने की कोशिश की। और वो बात लोगों को जरा सी मशकूक लग रही है कि आप कम से कम तकल्लुफ तो करते तहकीक करने की या कुछ सबूत जमा करने की। अगर आपको याद हो तो जो 9/11 का वाकया था अमेरिका में, जब ट्विन टावर्स गिरे थे, वॉशिंगटन पे हमला हुआ था, इतना कुछ हुआ था, तो उसके बाद भी अमेरिका ने कुछ तकरीबन 24-36 घंटे इंतजार करके फिर ये कहना शुरू किया सरकारी तौर पर। मीडिया को थोड़ी थोड़ी लीक्स होनी शुरू हो गई, लेकिन ये कि कौन लोग थे उसमें शामिल, उनका पस मंजर क्या था, उनका अलकायदा से क्या ताल्लुक था, उसामा बिन लादेन की किस तकरीर की बुनियाद के ऊपर अमेरिका ये समझ रहा था कि यह हमला अमेरिका में अलकायदा ने कराया। तो वो सबूत पेश करने का जो अमल होता है वो अमल इस बार किए बगैर ही इल्ज़ाम फौरन धर दिया गया, और न सिर्फ इल्ज़ाम धर दिया गया बल्कि जवाबी इक़दामात और कार्रवाई भी फौरन शुरू कर दी गई। ये बात आलमी क़यादत को कुछ ज़्यादा और मज़े की बात तो ये मिस्टर एम्बेसडर के गैर जानिबदार तहकीकात से इज्तनाब अभी भी जारी है, समझ से बाला तर है व्हाट दे ट्राइंग टू हाइड। अब मुंबई अटैक्स के बाद, जिसमें तब भी लश्कर तैयबा का नाम लिया गया था, भारत ने डॉसियर्स भी तैयार किए थे अपनी तरफ से, एंड इवन लेटर वी सॉ कि पाकिस्तान को दावत दे दी गई थी पठानकोट वाक़े के बाद कि आइए आप इन्वेस्टिगेशन टीम लेकर आइए। लेकिन इस बार कोई तहकीक नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई इन्विटेशन दूर की बात है, डॉसियर्स की कोई बात नहीं हो रही। बट बिकॉज हमें पता है तो इसीलिए, बिकॉज वी नो इट,
आई मीन हाउ इज दिस इवन एक्सेप्टेबल? अब यूएसए ने अपना क्लियर सपोर्ट भारत के लिए एक्सप्रेस तो कर दिया है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाती तौर पे मोदी को कॉल करें, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं बड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच है। स्टेट डिपार्टमेंट हैज रीइटरेटेड कि रिस्ट्रेन भी दिखाया जाए। अब रिफ्रेन किया गया है पाकिस्तान के ऊपर कोई भी मंफी बयान देने से। मगर मुझे ये समझाई दीजिएगा कि इस पॉलिसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? इज द ट्रंप पॉलिसी बदल गई है? व्हाट आर दे वेटिंग फॉर एविडेंस, या सिर्फ स्केप्टिसिज्म ही है? यू वर इन द थिक ऑफ थिंग्स, आप हमारे सफीर थे अमेरिका में, मुंबई अटैक्स हुए, इतना कुछ हो गया, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान एट दैट टाइम। बराह रास्त दबाव प्रेशर था, पुश किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को। इस दफा व्हाट इज डिफरेंट? व्हाई इज द यूएस इवन दो साइडिंग विद इंडिया बट स्टिल नॉट कीपिंग अ चेक ऑन पाकिस्तान? मेहर, देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि इस बार अमेरिका ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है, जो कि आप और मैं भी करते हैं जी, और साथ ही साथ ये कहा है कि जिसने दहशतगर्दी की है हम उसके खिलाफ हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारत और उसके अवाम के साथ हैं, क्योंकि भारत हमारा हलीफ है, दोस्त है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये इस मामले में न्यूट्रल हैं कि पाकिस्तान को पर कोई इल्ज़ाम डाला जाए। और मेरा ये ख्याल है कि उसका रीज़न पार्टली ये है कि थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म है वाक़े की तफसीलात और उसके तनाजुर के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि ये भी लोगों को बात पसंद नहीं है कि उसको अंदरूनी सियासत से लिंक किया जाए। आप देख रही हैं कि इस वक्त जो सियासी क़यादत है भारत की, वो खुद भारत के अंदर जो सियासत है उसमें थोड़ा सा एक महाजराई, एक पोलराइजेशन, और बदकिस्मती से ऐसी पोलराइजेशन पाकिस्तान में माजी में हो चुकी है और होती रहती है कि ये हिंदू मुस्लिम तनाज़ा है। तो वो वहाँ, क्योंकि वहाँ पे भी अब दो कौमी नजरिए की हामी हुकूमत मौजूद है, तो वो तो कहते हैं कि हाँ जी ये हिंदू मुस्लिम तनाज़ा है। तो ये बात ना अमेरिका को पसंद है ना दूसरे ममालिक को पसंद है। आपने मुंबई वाक़े का जिक्र किया, मैं उस वक्त पाकिस्तान का नया नया सफीर बना था। पाकिस्तान में नई नई सिविलियन हुकूमत आई थी। बताइए तब क्या क्या दबाव था? 2008 में मुंबई का वाक़या नवंबर 2008 में हुआ। इंतखाबात हो चुके थे अमेरिका में, ओबामा मुंतखब हो चुके थे, लेकिन अभी सदर बुश सदर थे जनवरी तक, और उन्होंने फौरी तौर पर हमारी यानी उनके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीसा राइस ने पाकिस्तान की वजीर आजम से बात की। उनके जो चीफ थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की। खुद मुझे व्हाइट हाउस बुलाया गया और व्हाइट हाउस में बुलाकर मुझसे सदर ने बराह रास्त बात की और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इस वाक़े के हवाले से जो भी सबूत होगा वो CIA पाकिस्तान की ISI को देगी और ISI को उस पर एक्शन करना है। अगर आपको याद हो तो हमें 24 घंटे दिए गए थे ज़ियाउर रहमान लखवी नामी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए, और कुछ और नाम दिए गए थे, हमने उन सबको गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद सिविलियन हुकूमत ने भी बड़ी बुर्दबारी से ये ऐलान किया कि भाई हम इस वाक़े की तहकीकात में भारत के साथ भी ताउन करेंगे, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के साथ भी ताउन करेंगे। और वफूद गए, आए, सब कुछ हुआ। बाद में मामलात, यकीनन भारत की को खुश करना तो पाकिस्तान का मकसूद नहीं हो सकता, और फिर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत ने भी ऐसा रुख लिया कि वो जो मुकदमात थे वो सारे के सारे इधर उधर हो गए। लेकिन फौरी तौर पर मामलात को संभालने में इस बात का बड़ा दखल था कि जो सबूत दिया गया वो सबूत अमेरिका ने और बैनुल अक़वामी रायअम्मा ने माना, जो भारत की जानिब से सबूत दिया गया, और पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर तहकीक करने और इक़दाम करने का वादा किया। इस बार उनमें से कोई भी आमिल जो है वो आपको एक्ट करता नजर नहीं। तो नहीं स्केप्टिसिज्म ना सर, इस बार ना वो तहकीक चाह रहे हैं ना वो सबूत देने को तैयार हैं। सो फॉल्स फ्लैग और एवी नहीं कहा जा रहा। बट बहरहाल सर, चीन की सपोर्ट का जिक्र आज फिर फॉरेन मिनिस्टर ने किया कि तुर्की और चीन ने दो टोक हमायत की हैं, दे बैकिंग अस, सो डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, बट एट द सेम टाइम अमेरिका कहाँ खड़ा होगा इफ पुश कम्स टू शव? शुड दैट आल्सो बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि अगर ऐसा कोई मौका आया और एस्केलेशन हुई, अमेरिका भी भारत के साथ होगा? I think that we must understand the nature of the US-India relationship and the US-China relationship. बिल्कुल। US decouple कर रहा है चाइना से इकोनॉमिक मामलात में, और वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मुंतकिल करना चाहता है। इस वक्त उसको अपनी सप्लाई चेन्स को बरकरार रखने के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि भारत किसी किस्म की भी जंग में शामिल हो। मेरा तो ये ख्याल है कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को यकीन दहानी इसलिए नहीं कराई जा रही कि इसको हल्ला शेरी समझा जाए और पाकिस्तान जो है वो ये समझे आप क्योंकि चीन हमारे पीछे, चलो जी पै जाओ। ऐसी बात नहीं है।
चीन का भी किरदार यही है कि पाकिस्तान को रीअश्योरेंस दे के, तसल्ली दे के कि हम तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान पर एक रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा सके, और भारत भी अमेरिका के साथ अमेरिका भी भारत के साथ एक रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस का किरदार ही अदा करेगा और करना चाहता है। हल्ला शेरी का जो शौक है वो सिर्फ दोनों मुल्कों के मीडिया को है, भारत के मीडिया को इस वक्त को जरा ज्यादा लग रहा है। जस्ट इंडिया सर। मगर बताइएगा कि पाकिस्तान ने अब पुश किया है एक गैर जानिबदार आजादाना तहकीक के लिए। वुड द अमेरिकन्स बी इंटरेस्टेड इन लीडिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन? देखिए, पाकिस्तान और भारत के मामले में अब अमेरिकियों की एक राय बन गई है, और वो ये है कि ये दोनों एक हद तक जाते हैं और उसके बाद फिर इनको सॉवरेंटी याद आ जाती है, और फिर ये हमें पूरा किरदार अदा नहीं करने देते हैं। मुंबई में भी यही हुआ था, उसके बाद भी हुआ, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मामला के अंदर ये हो चुका है। अगर आपको याद हो तो ये जो होते हैं, ये एक ऑफर अच्छी है कि बिल्कुल एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, लेकिन न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन भी मकामी ताउन से ही हो सकती है ना। तो अगर आपको याद हो, बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत थी, उनको जो कत्ल किया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक यूनाइटेड नेशंस का कमीशन आया था। लेकिन उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा कि वही सारे लोग जो हमें वहां बुलाना चाहते थे कि ये इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने ही को बहुत ज्यादा ताउन नहीं किया, और फिर जब हम वहां पे हमें ताउन नहीं मिला तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हुआ, वो कश्मीर गया, वहां जाके उसने ज्यादा मुश्किल सवाल करने शुरू किए, तो फिर उसको यही शिकायत होगी कि शायद भारत ताउन नहीं कर रहा। और भारत, मेरा ये ख्याल है कि सॉवरेंटी की बुनियाद के ऊपर यही कहेगा कि नहीं भाई, ये हमारे मुल्क में हुआ है, हम ही करेंगे, और यही मौक़िफ़ बेशतर मुल्कों का होता है। तो सियासी तौर पे एक अच्छी पेशकश है, लेकिन अमली तौर पर होती मुझे नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान और भारत के मामले में न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो सकी किसी भी मामले में। जब कश्मीर के ऊपर कमीशन बना था 1956-57 में, तब भी यही हुआ था कि शुरू में जिसको लगा कि हमारी तरफ है कमीशन, उसने कहा बिल्कुल आ जाइए। जब थोड़ी देर बाद कमीशन ने दूसरे की राय माननी शुरू की, तो फिर फौरन कमीशन के राह में रोड़े अटका दिए गए। तो यहाँ ऐसा ही होता है, और इस बात से दुनिया वाकिफ है। वो मेरा ख्याल है कि कोई इसको बहुत संजीदगी के साथ लेगा नहीं। वेरी सैड इंडीड। मगर अब तो शिमला माहिदे के ऊपर भी पुल द प्लग करना चाह रहे हैं। बट टेल मी सर, अभी हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी रब्ता किया है एंड टू डिस्कस द डोमेस्टिक हैंडलिंग ऑफ दिस इशू। क्या आप मुतमईन हैं विद द हैंडलिंग ऑफ दिस इंटायर इशू जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जिस तरह हैंडल किया है, स्ट्रैटेजाइज किया है? मेरा यह ख्याल है कि हुकूमत ने अब तक कोई बड़ी गलती नहीं की है, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों मिलकर साथ चल रहे हैं इस मामले के ऊपर। और इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ज़रा ज़्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि उस पर जो तनकीद हो रही थी, उस पर जो लानतान हो रही थी बाद सियासी ग्रोहों की तरफ से, वो बंद नहीं हुई तो बहुत कम हो गई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसे मौक़ों के ऊपर अपनी ही फौज और अपनी ही क़यादत के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, और ऐसे मामलात के अंदर हमेशा रिस्ट्रेंट और मुहतात कदम उठाना ही बेहतर होता है, और वही हुकूमत ने अब तक किया है। ठीक है। और सर, भारतीय डिप्लोमेट ने यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म में हमारे वजीर दिफा को कोट किया है, ख्वाजा आसिफ के बयान को रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ मिलिटेंट्स इन द पास्ट, कोट एंड कोट, एंड इस बयान को यूज किया है टू मेक अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान। एक सफीर की हैसियत से, एज अ डिप्लोमेट, डू यू अप्रिशिएट द टाइमिंग ऑफ ख्वाजा साहब स्टेटमेंट? क्या सोच समझ के एक एक लफ्ज को वजन करके नहीं अदा करना चाहिए? देयर इज नो रूम फॉर एरर, एंड इज इट हार्ड टू डिफेंड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द ग्लोबल अरीना? मेहर, देखिए, ऐसे मौकों के ऊपर क़यादत की गलतियों की निशानदही करना को अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन एक बात मैं मजमूई तौर पे वो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी सियासत का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के हवाले से सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा वोटर क्या सोचेगा, और वो उसके हिसाब से बात करते हैं। और फिर बैन अवी जो मामलात हैं उनको समझना हर एक के बस की बात नहीं होती। आप पाकिस्तानी मीडिया देख लें, उसमें भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं। हम छोटे थे तब, मैं 9वीं-10वीं में था, तब से हम उस जमाने में इकोनॉमिस्ट, टाइम मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ये पढ़ते थे। हमें लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था। उस वक्त ये ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे क्योंकि हमें शौक था। और फिर मैंने पढ़ा भी बैन अवी ताल्लुकात। लेकिन
आम जो सियासी वर्कर होता है या तो आम सोच जो समझ के सियासी बोलना चाहिए सर। लीडर आखिरी होता सवाल, है, कथा वो तो कलामी माफ, दे शुड बी रीडिंग मोर एंड आई थिंक इवैल्यूएटिंग व्हाट दे से व्हेन दे से इट। मगर बताइएगा कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये कह रहा है कि यूएन के अंडर तहकीक करवा लीजिए या इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। भारत इज नॉट बैकिंग डाउन, अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, हर धर्म होकर डटा हुआ है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तान को एक्यूज किया जा रहा है। फरमाए दीजिएगा, व्हाट डज दिस इम्प्लाई, व्हाई इज इंडिया नॉट बैकिंग डाउन? आप क्या मंतक समझ रहे हैं? एट द सेम टाइम भारत ये भी क्लेम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है कुछ 2 लोगों के रेजिस्टेंस फ्रंट के, उनके ताने बाने मिल रहे हैं पंजाब सिंध से। अगेन ये सबूत तो दे नहीं रहा, दिस इज ऑल टॉक फ्रॉम देयर एंड। व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली? मेहर, ये जो बातें हैं दोनों तरफ से, ये एक मीडिया वॉर है, ये चलती रहेगी। इसमें जो वो हकायक हैं जिनके ऊपर इत्तेफाक हो सकेगा बैन अवी कम्युनिटी का, वही हकायक हैं जिनके ऊपर फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक सफीर टू अमेरिका हुसैन हक्कानी मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।